हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अध्याय 5 की सेकंड क्लास। आज आपके लिए चुंबकीय उदासीन बिंदु के बारे में, आज थर्ड क्लास है, सेकंड नहीं, आज थर्ड क्लास है इसकी। चुंबकीय उदासीन बिंदु पढ़ना है, मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रल पॉइंट। ये क्या होते हैं और कहाँ मिलते हैं? ये किसी चुंबक के पास मिलते हैं बेटा। कहाँ मिलते हैं? चुंबक के पास, चुंबक के निकट मिलते हैं ये पॉइंट। जैसे कि आप समझिएगा, ये समझना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मान के चलिए ये कोई मैग्नेट रखा हुआ है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया, ठीक। अब बात आती है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, बिल्कुल इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मान के चलिए इतने में इसकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो चुंबकीय उदासीन बिंदु चुंबक के निकट स्थित ऐसे बिंदु हैं, देखिएगा, जैसे कि इस बिंदु को नाम मैं दूं कि ये मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रल पॉइंट है, MNP मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रल पॉइंट है, चुंबकीय उदासीन बिंदु है ये वाला। तो आप कहो कि सर कैसे है, हम कैसे मान ले कि ये चुंबकीय उदासीन बिंदु है? बेटा, इस बिंदु पर जब हम चुंबकीय कंपास को लाते हैं, जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसको लाते हैं, तो उसमें किसी भी डायरेक्शन में वो मूव नहीं होता। इसका मतलब चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में ठहर जाती है। जैसे इस मैग्नेट में क्या गुण है कि जब भी इसे आप धागे में ऊपर बांधोगे और ऐसा घुमाओगे तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगा? उत्तर दक्षिण डायरेक्शन में रुकेगा, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। लेकिन बेटा, जब इसे चुंबकीय उदासीन बिंदु पर घुमाया जाता है, ये कहाँ घूम रहा होता है? इस बिंदु पर, तो ये किसी भी दिशा में ठहर जाता है। ना इस चुंबक की बात मानेगा ना पृथ्वी की, क्योंकि अपन नॉर्मल तरीके से अगर इसको घुमाएं, कोई चुंबक इसके पास ना हो, तो ये किसकी बात सुनेगा? पृथ्वी की, क्योंकि पृथ्वी का जहां नॉर्थ पोल है वहां पर इसका नॉर्थ रुकता है, जहां इसका साउथ पोल है उसका साउथ रुकता है। कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव है जहां पृथ्वी का, तो ये उत्तरी साइड हो जाती है, दक्षिणी। पृथ्वी एक चुंबक है, पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। और ध्यान रखिएगा कि ये उदासीन बिंदु का नाम होता है न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना इस चुंबक की बात सुनेगा और ना पृथ्वी की। इसका मतलब चुंबकीय उदासीन बिंदु वे बिंदु है। अच्छे से समझना, डेफिनेशन समझ लोगे, मन से बना के कैसे भी लिख सकते हैं, कभी नहीं भूलोगे। नाम से स्पष्ट है, उदासीन, इसका मतलब ना तो ये इसकी सुनेगा और ना इसकी, उदासीन न्यूट्रल रहेगा। कहते हैं कि भाई कि दो बच्चों के झगड़े हुए तो तीसरा नहीं बोल रहा है, वो तो न्यूट्रल है, ना इसके में बोलेगा और ना उसके में बोलेगा, इसलिए चुपचाप खड़ा है। ऐसे यहाँ पर चुंबकीय उदासीन बिंदु वे बिंदु हैं जहां पर किसी चुंबक का, या चुंबकीय उदासीन बिंदु किसी चुंबक के निकट स्थित वे बिंदु है। चुंबकीय उदासीन बिंदु कहाँ स्थित बेटा? किसी चुंबक के निकट स्थित वे बिंदु है जहां उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाते हैं। जहां उस बिंदु पर क्या क्या बराबर हो जाते हैं बेटा? मान के चलिए ये चुंबकीय उदासीन बिंदु है, दिख रहा है ना? चुंबकीय उदासीन बिंदु किसी चुंबक के निकट स्थित वे बिंदु हैं जहां पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बराबर, किंतु दिशाओं में कैसे हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। मान के चलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र मान के चलिए 1 टेस्ला है। कितना टेस्ला है? 1 टेस्ला इस तरफ, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला है इस तरफ, 1 टेस्ला इस तरफ है। तो दोनों 1 टेस्ला इधर और 1 टेस्ला इधर, 1 माइनस 1 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा? अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरस्त हो जाएगी। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र फिर कितना रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। कितना आएगा? 0 टेस्ला। और 0 टेस्ला में आपके इसको चुंबकीय कंपास को रखोगे तो ना वो उत्तर साइड ना दक्षिण साइड, वो चुंबकीय सुई कहीं पर भी विक्षेपित नहीं होगी। बात समझ रहे कि नहीं? तो कोई पूछ ले कि भाई मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रल पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कहां पर? चुंबकीय उदासीन बिंदु पर। तो 0 टेस्ला होती है बेटा। कितनी होती है? 0 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। बनेगा इतना? फिर से सुनो, चुंबकीय उदासीन बिंदु किसी चुंबक के निकट स्थित वे बिंदु है जहां उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में बराबर
किंतु दिशाओं में, डायरेक्शन में कैसे हो जाते हैं, अपोजिट, दिशाओं में विपरीत हो जाते हैं, जिससे वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है और इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। फिर यहाँ किसी भी चुंबकीय कंपास को रखने पर, फिर यहाँ किसी भी मैग्नेटिक कंपास को रखने पर उसकी सुई, जो उसकी सुई रहती है, कहने का मतलब जो ऐसे मूव होती है, तो उसकी सुई किसी भी दिशा में ठहर जाती है या किसी एक निश्चित दिशा में नहीं ठहर पाती, बल्कि किसी भी दिशा में ठहर जाती है। बनेगा? फिर से सुनो। चुंबकीय उदासीन बिंदु किसी चुंबक के निकट स्थित वे बिंदु हैं जहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में तो बराबर, किंतु दिशाओं में कैसे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, जिससे वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और यहाँ कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है या 0 टेस्ला हो जाती है, जिससे यहाँ किसी भी चुंबकीय कंपास को रखने पर वह किसी एक निश्चित दिशा में नहीं ठहरती, बल्कि किसी भी दिशा में ठहरने लगती है। बनेगा? तो इसमें आपको चुंबकीय उदासीन बिंदु, बेटा अगर एक क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, फाइनल पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को परिभाषित कीजिए, और ऐसे 4-5 आएंगे और उनमें से 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और कितनी डेफिनेशन आएंगी, का, खा, या फिर आएगी ए, बी, सी, डी, ई, ऐसी 5 आएंगी और यहाँ लिखा होगा कोई 3, एनी 3। तो आप इनमें से डेफिनेशन जब आती है बेटा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फिजिक्स की आपको पहली डेफिनेशन मिली, आगे के चैप्टर में और मिलती जाएंगी। तो चुंबकीय उदासीन बिंदु 2 नंबर की एक डेफिनेशन आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, VIMP। आप ये मान के चलो कि चुंबकीय उदासीन बिंदु आने की संभावना 99%। ये परिभाषा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बनेगा? तो चुंबकीय उदासीन बिंदु चुंबक के निकट स्थित, किसी चुंबक के निकट स्थित वे बिंदु हैं जहां इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस चुंबक की और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का की अर्थ की दोनों परिमाण में बराबर, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो जाता है, बराबर, किंतु डायरेक्शन कैसी हो जाती है, अपोजिट। दोनों के परिमाण बराबर हो जाते हैं किंतु दिशा विपरीत, जैसे 1 टेस्ला इधर 1 इधर, 10 टेस्ला इधर तो 10 उधर, तो 10-10 तो बराबर है, भले ही डायरेक्शन अलग अलग है, तो भी एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती हैं, निरस्त कर देती हैं और इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता 0 या 0 टेस्ला हो जाती है। फिर यहाँ चुंबकीय कंपास को रखने पर वह एक निश्चित दिशा में नहीं ठहरती, निश्चित दिशा मतलब उत्तर दक्षिण दिशा या किसी एक निश्चित दिशा में नहीं ठहरती, बल्कि किसी भी दिशा में ठहरने लगती है। कभी ऐसे रुक जाएगी कंपास, कभी इस तरफ रुक जाएगा, कहने का मतलब कभी ऐसे रुक जाएगा, कभी ऐसे रुक जाएगा, कभी ऐसे रुक जाएगा। आपने देखा तो होगा, ऐसे करके कंपास आता है, चुंबकीय कंपास आपने देखा होगा, मैग्नेटिक कंपास, कभी ऐसे रुक जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? उसकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं रहेगी फिर, तो इसलिए कह रहे हैं, जैसे मान के चलो इस ब्रैकेट में ये चुंबकीय कंपास अभी ऐसे रुक गया, कुछ देर बाद जब उसको घुमाया तो वो ऐसे रुक गया, कुछ देर बाद फिर घुमाया, जबकि एक सा रिजल्ट मिलना चाहिए हर बार। जैसे आप नॉर्मल तरीके से उसको घुमाओ तो हमेशा एक निश्चित दिशा में ही ठहरता है, बार बार ऐसे नहीं कि बदलता रहता। उधर ही खड़े होके जब आप बार बार घुमाओगे, उसको कुछ हिलाओगे, तो वो हमेशा एक निश्चित दिशा में ठहरता। लेकिन इन बिंदुओं पर कोई सटीक नहीं होता कि भाई इधर ही ठहरेगा, वो किसी भी दिशा में ठहरने लगता है। इसलिए इन बिंदुओं का नाम रखा गया चुंबकीय उदासीन बिंदु या मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रल पॉइंट्स नाम रखा गया ऐसे बिंदुओं। बनेगा? चलिए, तो चुंबकीय उदासीन बिंदु बन जाएंगे आपसे। इसका आपको हम प्रिंटेड मतलब PDF सेंड कर देंगे आपको। वैसे तो आप अगर इस बात को जो मैंने कहा है इसको आप 2-3 बार रिपीट करके देखोगे तो आसानी से कर पाओगे, क्योंकि मैंने एग्जाम में भूल गए जैसे, तो इतना याद रहेगा। सर ने चुंबक बनाया था और पास में एक बिंदु बनाया था और यहाँ बोला था इस बिंदु का नाम चुंबकीय उदासीन बिंदु का, कि चुंबकीय उदासीन बिंदु किसी चुंबक के निकट स्थित वे बिंदु हैं जहां पर किस किस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों परिमाण में
मैग्नीट्यूड में इक्वल यानी परिमाण में बराबर, किंतु डायरेक्शन में अपोजिट, दिशा में विपरीत हो जाती है। इसलिए दोनों तीव्रता एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देती हैं और यहाँ परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 टेस्ला हो जाती है या 0 हो जाती है, जिससे यहाँ किसी भी चुंबकीय कंपास को रखने पर, मैग्नेटिक कंपास को रखने पर वह एक निश्चित दिशा में नहीं ठहरती बल्कि वह किसी भी दिशा में ठहरने लगती है। बनेगा? तो ये आ जाएगा बेटा क्या, मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रल पॉइंट। आप डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 8 7 तक की कल बोल दिए थे आपसे कि आप नोट्स बना लीजिएगा, कुछ मेहनत आप करिएगा। जब आप करोगे मेहनत बार बार वीडियो को देखकर, तो हमें पता है कि आपसे बहुत अच्छा समझ में भी आएगा और बनने भी लगेगा। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखिएगा, अगला आता है, आपने पढ़ रखा है, ये मत कहना कि नहीं पढ़ा है। विद्युत बल रेखाएं, सुना है नाम? ऐसे ही अब पढ़ना है, चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा है ना। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ना है बेटा। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबकीय बल रेखाएं, उस समय जब विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी तो दोनों साथ में पढ़ाई थी, चुंबकीय बल रेखाएं भी उसी के साथ। विद्युत बल रेखाएं देखो धनावेश से उत्पन्न होती थी और ऋणावेश पर जाकर समाप्त, स्टार्ट कहां से होंगी? प्लस चार्ज से, और एंड कहां पर होती थी? नेगेटिव। ये कैसा वक्र बनाती थी? ओपन कर्व बनाती थी, खुला वक्र बनाती थी, ओपन कर्व। कौन सी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन मैंने कहा था चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से उत्पन्न होंगी और साउथ पोल पर जाकर समाप्त। तो चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल, तो ये कैसा वक्र बना लिया इनने? ये पूरा बंद वक्र बनाती थी, ये ओपन की जगह क्लोज्ड कर्व बनाती थी। अच्छा, दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं नहीं काटती थी ऐसे, ये नहीं काटेंगे। इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताने लगती थी? विद्युत क्षेत्र की दिशा। ऐसे यहाँ पर क्या की बताने लगेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये वहां पर रिपीट कर दिया था और दोनों साथ में ही पढ़िएगा। इसके बाद जो चालू हो रहा है पार्ट, वो अध्याय 1 यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 इक्वल है। इसके बाद जो चालू कर रहे हैं, यानी कूलाम लॉ यहाँ पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ोगे, अक्षीय स्थिति वहां पे पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ोगे, बस सेम रहेगा। वहां पर आप विद्युत द्विध्रुव बनाते थे, प्लस और माइनस चार्ज लेके, प्लस क्यू और माइनस क्यू का। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की जगह पर क्या बनाओगे? चुंबकीय द्विध्रुव। और चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होते हैं? चुंबक लेना पड़ेगा। बात समझ आ रही कि? अब बेटा अगला है आपका क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। क्वेश्चन रहेगा चुंबकीय बल रेखाओं की गुण लिखिए, प्रॉपर्टीज। चुंबकीय बल रेखाएं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये क्या होती है? एक एक समझिएगा। पहले आएगा चुंबकीय बल रेखाएं डैश करके, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं बे रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बे रेखाएं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर काय को बताती है? उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। क्या लिखोगे? चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी भी बिंदु पर इमेजिनरी कर्व हैं, काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने लगती है। कैसे? मान के चलिए चुंबकीय बल रेखा, ये मैंने चुंबक बनाया, ये चुंबकीय बल रेखा हुई, है ना। और ये कहाँ से जनरेट हुई थी? यहाँ से। तो इसमें अंदर की तरफ साइन और इसमें ऐसे इधर की तरफ रहेगा। ये बाहर देखो एन से गाय की तरफ गई एस, अंदर एस से गाय की तरफ आई एन, तो एस से एन की तरफ आ रही है, इसलिए ऐसा निशान बना दिया। तो चुंबकीय बल रेखा, अच्छा ये दिखती तो है नहीं,
यहाँ पर केवल आप किसी चुंबक को लाओगे तो यहाँ तक लाओगे, वो ऑटोमेटिक या तो अट्रैक्ट होगा या प्रतिकर्ष है। इसका मतलब यहाँ तक कौन मौजूद है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहां तक मौजूद होती है जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। बात समझ रहे कि नहीं। तो चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखो आप कहो सर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो, स्पर्श रेखा टेंजेंट तो जानते ही हो, जो इस बिंदु को बस स्पर्श करते हुए जाए। तो इस बिंदु पर, ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में आ गई, देखो ए से किस दिशा में, पी दिशा में, तो ए पी दिशा में आ गई। हम कहें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए जरा कि कितनी है, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए। आपने कुछ नहीं, यहाँ पर क्लॉकवाइज से क्या खींच दिलाए, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो लाइंस भी ऐसे ही खींचेगी। बात समझ रहे कि नहीं। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बी बिंदु पर कहाँ आई, तो बीपी दिशा में आ जाएगी या बीपी डैश दिशा में आ जाएगी। देखो बी से काय की तरफ, पी की तरफ। तो केवल इस बिंदु को स्पर्श करते हुए जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट, देखो जिनके किसी बिंदु पर खींची गई, ड्रॉ की गई टेंजेंट उस बिंदु पर काय को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो बी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आ गई, बीपी डैश दिशा बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, कभी दिशा निकालना हो तो केवल उस बिंदु पर क्या खींच दो, क्लॉकवाइज एक लाइन खींच दो, टेंजेंट खींच दो, स्पर्श रेखा खींच दो, तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताने लगेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ये एक गुण भी बन जाएगा और ये डेफिनेशन में तो आ ही जाएगा, बनेगा। तो पहला क्या आ जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने लगती है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने लगती है। बन जाएगा। तो इस ऐसे करके इसको बना लेना बेटा टोटल। अब देखिएगा इसका बढ़िया सा हम डायग्राम आपको सेंड कर देंगे। अब देखिए जैसे हम एक डायग्राम बनाए इस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कल सर आपने बताया था कि नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और आपने एक चीज बताई थी हमें कि ठीक, आपने एक चीज क्लियर कट में कल बताई थी कि सबसे ज्यादा तीव्रता यहाँ होती है और यहाँ होती है, बीच में कम होती है। रीजन उसका चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पास पास होती है, इसलिए ध्रुवों पर तीव्रता नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ज्यादा होगी और बीच में तीव्रता क्या होती है, कम। क्यों, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं इधर क्या हो जाती हैं, पास पास। चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ कैसी हो जाती हैं, पास पास। देखो कैसे, जैसे ये चुंबकीय बल रेखा है, देखो ये चुंबकीय बल रेखा है बेटा, यहाँ से जनरेट हुई है, चुंबक के बाहर तो नॉर्थ से साउथ ही जाएगी। बात समझ रही कि नहीं। तो चुंबक के अंदर साउथ से कहाँ आएगी, नॉर्थ में। तो ये बना दी मैंने डायरेक्शन, ये आ गई चुंबक के इधर इधर आ रही है अंदर और बाहर ये जा रही है नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा इधर का क्या हो जाएगा, साउथ पोल। अच्छा कहाँ घनी घनी है, ज्यादा पास पास कहाँ है, ध्रुवों पर ज्यादा पास पास है, जबकि बीच में ये कहाँ पर है, दूर दूर है। देखो इधर 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 ऐसे इधर। तो चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज्यादा पास पास सघन कहाँ होती है, ध्रुवों पर सघन होती है। ध्रुवों से दूर जैसे ही चलते हो तो वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ मिलती है बेटा, पोल पर। तो इसको बोला जाता है ध्रुव प्रबलता, है ना, पोल स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है, ध्रुव प्रबलता, और उसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम नहीं बेटा, स्मॉल एम। ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता या ध्रुव प्राबल्य भी बोला जाता है। आप तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ याद रखो।
या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ या केवल पोल स्ट्रेंथ याद रखो, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है m। आप कहोगे जितनी इसकी ताकत उतनी इस ध्रुव की, बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। अगर इसकी ताकत 10 है तो इसकी भी कितनी होगी, 10 होगी। कहने का मतलब अगर इसकी स्ट्रेंथ कितनी है स्मॉल m, तो इसकी भी कितनी होगी स्मॉल m, क्योंकि चुंबक एक ही है और एक ही चुंबक के दो ध्रुव हो तो उन पर ध्रुव प्रबलता कैसी होती है, समान। हमेशा ये आता है क्वेश्चन कि अगर चुंबक की एक ध्रुव की प्रबलता इतनी है तो दूसरे की कितनी होगी, ध्रुव प्रबलता दोनों की कैसी होती है, समान। क्योंकि एक ही चुंबक के दो ध्रुव की प्रबलता समान होती है, जबकि अलग चुंबक लाओ तो उसकी अलग हो सकती है। जबकि एक ही चुंबक के दोनों ध्रुव, दोनों पोल, इनकी ध्रुव प्रबलता क्या होगी बेटा, समान होगी, इनकी ध्रुव की ताकत समान होगी। बनेगा, चलेगा। अभी ध्रुव प्रबलता को जाने दो। चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताने लगती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताने लगती है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने लगती है। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज या गुण, है ना। इनके गुण कौन कौन से हैं बेटा, तो सबसे पहला गुण आ जाएगा कि चुंबकीय बल रेखा है चुंबक के बाहर। अच्छे से देखना, चुंबकीय बल रेखा है चुंबक के कहा बेटा, बाहर, नॉर्थ पोल से उत्पन्न होती है। देखिएगा, नॉर्थ से यानी कि उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्या हो जाती हैं, समाप्त। जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और उत्तरी ध्रुव पर समाप्त। इस प्रकार ये किस प्रकार, तो अगला आ जाएगा, ये किस प्रकार के वक्र का निर्माण करती हैं, बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो ये बात का पॉइंट है, पहले तो यही लिखोगे। चुंबकीय बल रेखा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से उत्पन्न होती हैं, उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त होती हैं। जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और उत्तरी ध्रुव पर जाकर समाप्त होती हैं। इस प्रकार अगला पॉइंट आएगा, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक, चिकना तथा खोखला वक्र है। सॉरी, खोखला नहीं बोलना है इसको, बंद वक्र है। क्या चुंबकीय बल रेखाएं कैसा वक्र है बेटा, ये वक्र तो बना देखो, स्मूथ भी है एकदम, ऐसा नहीं है कि भाई इधर गया फिर ऐसे हो गया फिर ऐसे आ गया, नहीं, ये एकदम कैसा वक्र है, स्मूथ वक्र है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, स्मूथ है और कैसा है बेटा, क्लोज्ड कर्व है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसा, काल्पनिक, चिकना और बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कैसा बेटा, काल्पनिक, चिकना और बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो ये दूसरा गुण हो जाएगा। अब बोलो पहला गुण, पहला गुण क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक, चिकना और बंद वक्र होती हैं। हमेशा याद रखना, चुंबकीय बल रेखाएं बंद होती हैं जबकि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। अगला आ जाएगा तीसरा आ जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो डेफिनेशन में कहा था, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, मान के चलिए ये एक चुंबकीय बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर काय को बताने लगती है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने लगती है, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताने लगती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा या टेंजेंट उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने लगती है। ये हो जाएगा बेटा अगला पॉइंट आपका तीसरा। चौथा गुण देखिएगा, चौथा गुण आ जाएगा, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर तीव्रता की दो दिशाएं मिलेंगी, जो कि व्यवहार में कैसा है, असंभव है। देखिएगा, दो चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे समविभव पृष्ठ में लिखा था, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर तीव्रता नहीं है बेटा, यहाँ विभव के दो मान मिलेंगे, जो कि व्यवहार में क्या है, असंभव। ऐसे यहाँ पर, क्योंकि समविभव पृष्ठ में आपने क्या कहा था, जैसे ये समविभव पृष्ठ है तो इस पर हर जगह कितना है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट किसी भी बिंदु पर ले लो। और अगर एक और आएगा ऐसा, इस पर सब पर 11 वोल्ट है हर जगह, तो इस बिंदु पर ये कहाँ पर है, इसमें भी और इसमें भी, तो 10 वोल्ट होगा कि 11, ये कहेगा 10 और ये वाला कहेगा 11, इसलिए ऐसा व्यवहार में असंभव। तो ऐसे यहाँ पर है, दो चुंबकीय बल रेखा, मान के चलिए एक चुंबकीय बल रेखा ये है, ये नॉर्थ से जनरेट हुई बाहर और साउथ, और एक और है ये वाली। अब ये वाला बिंदु किस पर है, दोनों पर है, तो मान के चलिए इस पर तीव्रता की दिशा, तो अपन इस पर ऐसे डायरेक्शन खींच देंगे और इस पर ऐसे। एक कहेगा कि भाई ए से कहाँ जाओ, पी पर जाओ, एक कहेगा ए से काय पर जाओ, आर पर। इस बिंदु पर तीव्रता की कितनी दिशाएं मिलेंगी, दो, जो कि व्यवहार में क्या है, असंभव है।
तो यहाँ पर लिखेंगे दो चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, या दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। कोई कहेगा क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर, कहा कटान बिंदु पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर, कटान बिंदु पर तीव्रता की यानी इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शन मिलेंगी? दो डायरेक्शन मिलेंगी, दो दिशाएं मिलेंगी, जो कि व्यवहार में इम्पॉसिबल है, असंभव है। बनेगा? ऐसे करके आपके 3-4 गुण लिख देना। अगला लिखना हो तो लिख देना कि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं, जबकि बाहर और बीच की तरफ जाने पर या मध्य भाग में जाने पर वो क्या हो जाती हैं? विरल हो जाती हैं। बनेगा? तो यहाँ पर सघन होती हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगी? विरल। तो एक आध पॉइंट और लिखना हो तो लिख देना, बल्कि 4 ही गुण लिखने थे तो 4 हो गए। बेटा ये वाला हो गया आपका 9th क्वेश्चन। आप इसको भी, आपकी पीडीएफ आ जाएगी, आप इसको प्लीज लिख लीजिएगा। डेली का काम डेली करते जाइएगा। ध्यान रखना कि क्या पता रिपीट हो या ना हो, इसलिए ये मत सोचना कि रिपीट होगा ही तो अभी नहीं पढ़ना है, बाद में देखेंगे। बाद में देखते ही बस रहोगे और होगा कुछ नहीं। इसलिए साथ साथ में मेहनत करते जाओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये हो गया आपका। अब आपको अगला पढ़ना है ज्यामितीय लंबाई और प्रभावी लंबाई चुंबक की। चुंबक के बारे में थोड़ा और जानते हैं, चुंबक के बारे में जो थोड़ा और जानते हैं, हर एक चुंबक की पूरी लेंथ कहलाती है ज्योमेट्रिक लेंथ। मान के चलिए ज्यामितीय लंबाई चुंबक की दो प्रकार की लेंथ की बात करते हैं। पहले ज्यामितीय लंबाई, जियोमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ और हो जाएगी बेटा आपकी इफेक्टिव लेंथ, प्रभावकारी लंबाई। क्या होती है? प्रभावकारी होती है बेटा, प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ। अब बात कर लें ज्योमेट्रिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ में क्या फर्क है। मान के चलो मैंने एक चुंबक बनाया है ऐसे, ठीक, ये चुंबक अच्छे से देखना बेटा, क्योंकि आप अगर एक एक पॉइंट को बारीकी से देखोगे तो समझोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी भी प्रकार से, पूरा फोकस यहाँ लाओ। अगर इसको सच में चाहते हो कि हमसे बन जाए और इसके न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल बनेगा क्वेश्चन। देखना बेटा, ये चुंबक है, अब स्केल से मैंने मापा, स्केल से, है ना, यानी स्केल का यूज कर रहे हैं, मतलब काय का, ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं, ज्यामिति का यूज कर रहे हैं। तो ये मान के चलो 6 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 6 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई का है चुंबक? 6 सेंटीमीटर का है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, बाहर नाम दिया करो, अंदर नहीं। नॉर्थ और ये साउथ, ये बीच में चुंबक की क्या होती है? अक्ष। लेकिन इस अक्ष को कभी गाड़ी लाइन में मत बनाने ना, डॉटेड में बनाना है, नहीं तो वो दो चुंबक जैसे दिखेंगे। एक ही चुंबक दिखना चाहिए। तो ये चुंबक है और ये चुंबक की क्या हो गई बेटा? ये चुंबक बनाया मैंने, ठीक, अच्छे से समझना। ज्यामितीय और प्रभावकारी लंबाई, ज्यामितीय मापी, पूरी स्केल से देखा कि भैया चुंबक तो 6 सेंटीमीटर का लंबा है,
तो ध्यान रखना इसकी जो इफेक्टिव प्रभावकारी वो इससे कुछ कम होगी, पूरी नहीं होती प्रभावकारी। प्रभावितकारी जो कहते हैं ना इफेक्टिव चीज, उसमें इफेक्टिव पार्ट कितना है, इफेक्टिव पार्ट पूरा नहीं होता, इफेक्टिव पार्ट पूरा नहीं होता है, कुछ उसका भाग इफेक्टिव नहीं होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप याद रखो, जैसे इफेक्टिव पार्ट को समझाने के लिए एक एग्जांपल है फुलझड़ी। फुलझड़ी जब आप जलाते हो दिवाली में तो पूरी लास्ट तक नहीं जलती, उसका आगे का भाग जलता है। कहने का मतलब कुछ पार्ट इफेक्टिव होता है जो जलने वर्निंग वाला होता है, जो वर्ण होता है जलता है, जो चिंगारी छोड़ता है, और कुछ भाग क्या होता है केवल उसमें वायर अकेला होता है कि नहीं। सेम इसके साथ हमेशा जब स्केल से मापोगे तो वो तो ज्यादा मिलनी ही है, क्योंकि स्केल से तो पूरी की पूरी बता देगा और उसका कुछ भाग इफेक्टिव नहीं होता है। आप कहोगे कौन सा, इधर का कि इधर का। मेरा मानना है बीच का भाग उतना इफेक्टिव नहीं होता है, बीच के भाग ही इफेक्टिव पार्ट से गया होगा, कम हुआ होगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल पर तो इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है, प्रबलता सर्वाधिक होती है, पोल स्ट्रेंथ सर्वाधिक है, वहां पर सबसे ज्यादा है पोल स्ट्रेंथ। मैक्सिमम पोल स्ट्रेंथ कहाँ होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, चुंबक के दोनों सिरों पर। बात समझ रहे कि नहीं। तो ये हो गई आपकी कैसी ज्योमेट्रिक लेंथ। बाद में साइंटिस्टों ने निकाला कि जो इसकी प्रभावकारी लंबाई है उसकी ज्यामिति की 5/6 गुना होती है। कहने का मतलब ये ज्योमेट्रिक लेंथ है यानी ज्यामितीय लंबाई है, इसको आप कम कर दीजिए। कहते हैं कितना कम कर दीजिए, कहते हैं ऊपर 5 और नीचे 6। ध्यान रखना 5/6 इसका मतलब ज्यादा किया जा रहा है इसे कि कम किया जा रहा है। तो कभी भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि इसको इतने से गुणा किया तो कम हो रही है जे कि ज्यादा। ऊपर कैसा है, कम, नीचे क्या है, ज्यादा। तो ऊपर कम है इसलिए इसका मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, कम हो। अभी देखिए ज्योमेट्री को क्या करोगे आप, कम करोगे। ज्योमेट्री को 5 बनाओगे, 6 की जगह कितना बनाओगे, 5 बनाओगे। 6 भाग में से ज्योमेट्री को कितना बनाओगे, 5 भाग बनाओगे। तब आपको कौन सी लेंथ मिलेगी बेटा, इफेक्टिव लेंथ मिलेगी। ये कैलकुलेट करके दिया गया। तो किसी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, किसी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई यानी इफेक्टिव लेंथ, किसी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ की 5/6 गुना होती है। 5/6 या 5/6 टाइम्स होती है, 5/6 गुना होती है। बनेगा क्या, किसी चुंबक की, इधर से देखो, इधर देख के बोलना है, किसी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई की, किसी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, इसे पूरा नाम क्या पढ़ोगे, किसी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई की कितने गुना होती है, 5/6 गुना होती है या 5/6 टाइम्स होती है। मान के चलो फॉर एग्जांपल किसी चुंबक की लेंथ आई 18 सेंटीमीटर स्केल से मापने की, तो उसकी कितनी होगी इफेक्टिव लेंथ। कुछ नहीं करना बेटा, ये फॉर्मूला याद रखो। उल्टा भी पूछ लेते हैं विकल्प में कि किसी चुंबक की ज्यामितीय लंबाई उसकी प्रभावकारी लंबाई की खालिस्तान गुना होती है। तो ध्यान रखना ज्यामितीय लंबाई पूछ ली उसने, तो GL ज्योमेट्रिक लेंथ GL बराबर 6 कहाँ जाएगा ऊपर और 5 कहाँ आएगा नीचे। तो 5/6 की जगह हो जाएगा 6/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगी इफेक्टिव लेंथ बनेगा। तो ये 5/6 भरना है कि 6/5 भरना है, ये याद रखने का एक तरीका बता रहे हैं आपको। बता दें तरीका, आप मान लो दोनों इक्वल, पहले EL इफेक्टिव लेंथ बराबर ज्योमेट्रिक लेंथ, समझ रहे कि नहीं। इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या मान लो, ज्योमेट्रिक लेंथ। अब देखो दोनों इस हिसाब से क्या ले लिया आपने, बराबर। दिमाग में क्या चलता है, जबकि ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होती है, स्केल से मापने पर मिले वो ज्योमेट्रिक है, यानी प्रभावकारी लंबाई ये हो गई प्रभावकारी लंबाई, और ये कौन सी हो गई ज्योमेट्रिक मतलब ज्यामितीय लंबाई। अब इनमें कौन सी ज्यादा है, आप जानते हैं कि सर इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, कम, ज्यामितीय ज्यादा होती है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी बेटा, कम, लेकिन यहाँ पर उसको ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो मतलब कितना दे दो 6। और ज्योमेट्रिक भले ही ज्यादा होती है, ये तो पहले से ज्यादा है, तो इसे अब क्या मिलेगा, कम। कैसे याद रखना है, इफेक्टिव लेंथ कम है भैया, तेरे पास कम है, तू ज्यादा ले ले, ज्यादा ले ले मतलब कितना ले ले 6। ज्योमेट्रिक कैसी है बेटा, कम, पहले से ज्यादा है, इसलिए उससे कहेंगे आपके पास तो पहले से है, इसलिए आप क्या ले लो, कम ले लो, यानी ऐसा कर लो।
अब किसी एक को के बराबर निकालना हो, आपको ज्यामितीय लंबाई के बराबर निकालना हो तो इसको 5 को बटे में भेज दो, इफेक्टिव लेंथ के बराबर निकालना हो ये एल को तो इस 6 को इसके अपॉन में भेज दो तो कितना आएगा 5/6 GL जियोमेट्रिक लेंथ बनेगा। याद रखना EL बराबर GL कर देना, पहले प्रभावकारी चूंकि कम होती है तो उसे ज्यादा दे देना, ज्यामितीय स्केल से मापने पर ज्यादा मिलती है इसलिए इसे कम दे देना, फिर जिसके बराबर निकालना हो तो हमेशा याद रखना बनेगा। चलो अब देखो इसको एक और तरीका है कि याद कैसे रहेगा, आपको एक सवाल से भी याद कर लो। कैसे सवाल से कैसे याद करोगे भाई, देखो आपने पढ़ा कि किसी चुंबक की उसने प्रभावकारी लंबाई देके रखी है, सॉरी ज्यामितीय देके रखी है कितनी 18 सेंटीमीटर, ठीक है भैया 18 दी है आपने ज्यामितीय लंबाई, हम तो फॉर्मूला लिख रहे हैं प्रभावकारी निकालना है इसलिए EL बराबर आ गया कितना GL, हम भूल गए कि 5/6 करना कि 6/5, तो एक काम करते हैं इसको ज्यादा मिला होगा क्योंकि ये कम था, इसको कम मिला होगा क्योंकि ये ज्यादा था, इधर 5, इसका मतलब 6 कहाँ आया होगा बटे में, ठीक। अब चलो EL इक्वल टू 5/6, GL कितनी दी है ज्योमेट्रिक मापने पर कितनी है 18 रख दो, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 5 तिया 15, इफेक्टिव लेंथ कितनी निकल गई बेटा 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कितनी है बेटा 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आएगा किसी चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और प्रभावकारी लंबाई में रिलेशन लिखिएगा, तो इसकी आपको एक PDF भेज देंगे और आपके 2-3 न्यूमेरिकल भेजेंगे जो न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा, ठीक आया समझ में या नहीं। तो एक चीज और, एक दो सवाल अपन और करते हैं इसके, आप सवाल बना बना के लिख लेना। अच्छा गिवन है आपको, गिवन या दिया है क्वेश्चन है में न्यूमेरिकल, आप बना लीजिएगा, हम तो केवल दिया है लिख रहे हैं। क्या क्या दिया है, प्रभावकारी लंबाई किसकी चुंबक की, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कितनी दे के रखी है, मान के चलो इफेक्टिव लेंथ उनने दे के रखी है मान के चलो 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कह रहे हैं प्रभावकारी दी है, अब स्केल से मापने वाली यानी ज्यामितीय निकाल दो, ज्यामितीय लंबाई आप पूरा लिखिएगा, जियोमेट्रिक लेंथ कितनी होगी, इसको क्वेश्चन मार्क करके रखा, यहाँ लिखेंगे सूत्र फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है बेटा याद नहीं है तो क्या लिखोगे पहले EL इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या आ जाएगी बेटा GL, बात समझ रहे कि नहीं, ये पढ़ा है। अच्छा प्रभावकारी तो हमेशा कम मिलती है जानते हो ना, इसलिए इसको क्या दे देना ज्यादा, भाई तेरे पास कम है तू ज्यादा ले ले, इधर ज्यामितीय तो ज्यादा मिलती है वो ऑलरेडी ज्यादा है इसलिए उसको कम कर दो, उसको कम दे दो, कितना दे दो 5, दोनों बराबर हो जाएंगे, बात समझ रहे कि नहीं। तराजू के जिस पलड़े पर भारी होता है उधर आप या तो उसमें से कुछ निकाल लो या जहां पर है सो कुछ रख दो, ऐसे करके अपन इसको करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ, ये बराबर तो थी नहीं तो भाई ये क्या थी पहले कम तो इसको ज्यादा दे दिया, ये कैसी थी ज्यादा, इसको क्या दे दिया कम, याद रखो। अब बताओ कौन सी आपको निकालना है, GL निकालना है तो GL को अकेला बचा लो, 5 कहाँ चला जाएगा अपॉन में 6/5 और इधर आ जाएगी EL, तो कभी आएगा नहीं कि 5/6 लिखना कि 6/5, आपको टेंशन नहीं होगी। ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई ये प्रभावकारी लंबाई, इतना तो जानते हो, ये मत कहना कि इंग्लिश में बता रहे, हिंदी में ही है बेटा, है ना। इफेक्टिव लेंथ कितनी है देखो 10 सेंटीमीटर, ये रख दिया 10 बराबर में क्या आ गया GL, ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यामितीय लंबाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर आ गई बेटा क्या ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यामितीय लंबाई। लिखना चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 10 थी लेकिन ज्यामितीय कितनी मिली 12, क्योंकि स्केल से मापने पर इसका मतलब इसका 2 सेंटीमीटर का पार्ट इफेक्टिव नहीं है, बनेगा। तो ऐसे करके आप इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेना, कम से कम 3 न्यूमेरिकल करना बेटा, कितने करना 3 बनेगा। इसकी PDF भेज देंगे आपको कि किसी चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और प्रभावकारी लंबाई में रिलेशन लिखिएगा या संबंध लिखिएगा, तो बस इतना लिखना है कि ज्यामितीय लंबाई किसी चुंबक की ज्यामितीय लंबाई उसकी प्रभावकारी लंबाई की 6/5 गुना होती है, अतः ज्यामितीय लंबाई बराबर 6/5 गुणा प्रभावकारी लंबाई बनेगा। बस ऐसे करके जो भी 2 पार्ट रहेंगे आपको सेंड कर देंगे, आप इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, बनेगा इतना।
चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, करंट लूप। क्या पढ़ना है बेटा? करंट लूप पढ़ना है। अच्छा, करंट लूप ज्यादा कठिन नहीं है, आपसे एक ही बार में समझ आ जाएगा, फिर बाद में आपको चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ने मिलेगा। अभी आप करंट लूप देख लीजिएगा, धारा लूप। धारा लूप ये वैसे ही काम करता है जैसे कि एक चुंबकीय द्विध्रुव करता है। तो धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, आ करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्या लिखोगे बेटा? आ करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। क्वेश्चन बना के लिख लेना कि धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कैसे कार्य करता है। क्या? धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव, यानी द्विध्रुव मतलब डाइपोल, तो मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। आगे जोड़ लेना कैसे कार्य करता है। तो भाई चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप कैसे काम करता है, इसके लिए साइंटिस्ट आए एम्पियर। कौन से वैज्ञानिक आए? एम्पियर। एम्पियर ने बताया, वैज्ञानिक एम्पियर ने बताया आंसर लिखोगे। वैज्ञानिक एम्पियर ने बताया कि एक धारा लूप का व्यवहार ठीक चुंबकीय द्विध्रुव के समान होता है। एक करंट लूप कैसे काम करता है? मैग्नेटिक डाइपोल ने बताया कि एक धारा लूप, करंट लूप, एक धारा लूप एक काय की भांति बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल की भांति, है ना। एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। धारा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। लूप के जिस सिरे से देखने पर धारा लूप का प्रवाह लूप में वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वह उत्तरी ध्रुव बन जाता है, उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है। और जिस सिरे को देखने पर धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वो क्या बन जाता है बेटा? साउथ पोल की भांति कार्य करने लगता है। तो धारा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। आगे वो बोलते हैं कि कैसे। मान के चलिएगा ये एक धारा लूप है, एक करंट लूप है, और इसमें दिख रहा है कि लूप में यहाँ पर ये कैसी, अच्छा, घड़ी की जो सुई है वो ऐसे चलती है बेटा, ऐसे चलती है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज होता है। तो अपन इसको दो प्रकार से बोलते हैं। ये चल रही है तो ये क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई हमेशा ऐसे ही चलती है, एक के बाद यहाँ 2 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, तो ये क्लॉकवाइज होता है। जिसके अपोजिट चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पर जो करंट लूप में करंट फ्लो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसी विपरीत दिशा में। तो कह रहे जिस सिरे को देखने पर उसमें करंट कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जिसमें क्लॉकवाइज फ्लो होगा वो साउथ पोल बन जाएगा। तो यहाँ से करंट आएगी और इस तरफ फ्लो होगी तो क्या बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा, दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है।
तो इसका मतलब ऊपरी सिरा दक्षिणी ध्रुव, सॉरी उत्तरी ध्रुव, और निचला सिरा क्या बन जाता है बेटा, दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तो जब भी ऐसा लूप लोगे आप तो हमेशा उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखने पर करंट फ्लो कहाँ पर हो रही है, इस दिशा में हो रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो तो आप उसे नॉर्थ पोल बना देंगे और इसे साउथ पोल। आप कहोगे करंट वायर में दिखती नहीं, अरे लूप तो दिखता है, और जो लूप रहेगा, करंट लूप रहेगा, उसका ऊपरी सिरा क्या बन जाएगा बेटा, उत्तरी ध्रुव, निचला सिरा दक्षिणी ध्रुव। केवल इतना याद रखना है। और अब बात कर लें कि सर इसका क्षेत्र, इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण होता कितना है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होता है, चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। जैसे विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपने निकाला था, ऐसे इसका भी इलेक्ट्रिक की जगह क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से दर्शाते थे। P बराबर होता था Q इंटू 2A। सुना है P बराबर क्या होता था, Q इंटू 2A, सुना है। ये क्या होता था P, आप कहोगे द्विध्रुव आघूर्ण होता था, बिल्कुल द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट P होता था। लेकिन कौन सा डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था। अब पढ़ना है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वो ऐसे होगा कि Q की जगह आ जाएगा स्मॉल m, और यहाँ आ जाएगी उसकी टोटल प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ चुंबक की। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव था तो उसमें कोई एक आवेश लिया था, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव है तो उसमें ध्रुव प्रबलता लेंगे, तो ऐसे करके ये पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर अभी आप मैग्नेटिक डाइपोल नहीं पढ़ रहे, अभी आप करंट लूप पढ़ रहे हैं। वो काम कैसे कर रहा है मैग्नेटिक डाइपोल की भांति। आप कहो सर हमें ज्यादा इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि है तो करंट लूप, क्योंकि करंट फ्लो हो रही, लेकिन काम कैसे कर रहा है, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल हो, मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि चुंबक हो, ऐसे एक चुंबक की भांति कार्य कर रहा है। इसमें नॉर्थ पोल होता था, साउथ पोल, तो इसमें भी क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है धारा की, इसलिए नॉर्थ पोल बन जाएगा, जहां क्लॉकवाइज है वहां पर क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, बनेगा। तो इतना याद रखना है। इसका मतलब ये धारा लूप भी क्या बन गया, एक चुंबक। तो इस चुंबक का भी क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो नीचे लिख देना द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर कितना हो जाएगा बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर हो जाएगा धारा गुणा प्रभावी क्षेत्रफल, धारा गुणा प्रभावी क्षेत्रफल, धारा गुणा प्रभावी क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। धारा देखिएगा, अगर मान के चलिए इसमें धारा कितनी फ्लो हो रही है इस लूप में, I, इसका प्रभावी क्षेत्रफल कितना है, तो बेटा देखिएगा प्रभावी क्षेत्रफल यानी कि इफेक्टिव एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए मान के चलिए एक राउंड लगा इसमें तो हो जाएगा इसका एरिया A, 2 राउंड लगे तो एक और A हो जाएगा, तो A स्क्वायर हो जाएगा, या ये कह दें A स्क्वायर नहीं बेटा, एक है अगर तो कितना आ जाएगा A, अगर 2 है तो कितना एरिया हो जाएगा, 2A के बराबर, 3 है तो 3A के बराबर हो जाएगा, 4 है तो 4A के बराबर हो जाएगा। ऐसे इसमें एक और अगर राउंड लगा है तो यहाँ पर 2A हो जाएगा, एक और राउंड लगा तो ऐसे अगर 10 राउंड लगे तो 10A हो जाएगा, ऐसे n राउंड लगे हैं इसमें तो कितने हो जाएगा, NA, यानी कि इसका एरिया अगर 10 था, कहने का मतलब पहले का एरिया 10 था, तो अगर ऐसे 2 राउंड लगे होंगे तो कितना हो जाएगा 20, 3 राउंड लगे होंगे तो कितना हो जाएगा 30। वर्ग मत लगा देना, क्योंकि नहीं तो इसमें एक का होगा 10, 2 में वर्ग कर दोगे तो 2 का 100 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जबकि एक का एरिया यदि कितना है 10 सेंटीमीटर तो 2 का कितना हो जाएगा 20, यानी कि 2 का गुणा करते जाओ, या 3 है तो 3 का गुणा कर दो, 4 है तो 4 का, और अगर फेरे कितने हैं ऐसे इसमें टर्न कितने हैं n, तो यहाँ पर n का गुणा कर दो, तो प्रभावी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मान के चलिए इसका एरिया कितना है A और इसमें टोटल राउंड कितने हैं n, तो यहाँ पर आ जाएगा NA, तो ये प्रभावी क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या निकल जाएगा, धारा गुणा प्रभावी क्षेत्रफल, धारा गुणा प्रभावी क्षेत्रफल। इसकी आपको बढ़िया से एक हम PDF सेंड कर देंगे, बनेगा। तो करंट लूप के बारे में किसने बताया, एम्पियर ने बताया कि धारा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है, जिसमें नॉर्थ पोल वहां होता है जहां धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, साउथ पोल वहां होता है जहां धारा की दिशा क्लॉकवाइज होती है, यानी घड़ी की दिशा में होती है। तो जहां घड़ी की विपरीत दिशा में होती है वहां उत्तरी ध्रुव बन जाता है, जहां घड़ी की दिशा में होती है वहां दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, बनेगा। अगर मान के चलिए कि इसमें धारा I बह रही है और इसका क्षेत्रफल A है और इसमें फेरे n है, तब इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, धारा गुणा प्रभावी क्षेत्रफल। बस इतना ही याद रखिए, फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखिए, धारा गुणा प्रभावी क्षेत्रफल, ऐसे करके निकल जाएगा आपका क्या, डाइपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण किसका, धारा लूप का। अब यहाँ लिख देना I और NA के बारे में तो उनको पता नहीं, तो यहाँ लिख देना, यहाँ I लूप में प्रवाहित धारा है,
ए लूप का क्षेत्रफल है और एन लूप में फेरों की क्या है, संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। बनेगा बेटा? तो यहां तक आप कर लीजिएगा, यहां तक कि आपको पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं। कल से आपके बेटा डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाकर आपका कल फर्स्ट डेरिवेशन अक्षीय स्थिति का करवा देंगे, एक्सियल पोजीशन वाला। और बस आपके मुश्किल से ये मान के चलो कि 4-5 क्लासें और लगेगी और ये वाला आपका चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। करीब अपन सोच रहे हैं कि 21 तारीख के बाद अपनी क्लास में ही लगने लगे तो ज्यादा बेटर है, फिर देखते हैं जो भी होगा। चलिए, थैंक यू।